मेरा नाम काजल है। मैं पटना की रहने वाली हूँ। मैं 13 साल की थी जब एक दिन मेरे पापा बहुत ही गुस्से से घर आए, मेरी माँ को मारने लगे। मेरी माँ ने पापा से मारने की वजह पूछी तो पापा ने अपनी जेब से कुछ तस्वीर निकाल कर मेरी माँ के सामने फेंक दी। तस्वीर में तो मैं नहीं देखी क्या था, मगर उस तस्वीर को देखकर मेरी माँ की आंखों से आंसू आ गए। माँ मेरे पापा से कह रही थी मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ। वह मेरे पापा से माफ़ी मांग रही थी। मुझे नहीं मालूम था कि मेरी माँ किस बात से पापा से माफ़ी मांग रही थी, मगर पापा का था कि गुस्सा कम ही नहीं हो रहा था। मेरे पापा मेरी माँ को एक चरित्रहीन औरत कह रहे थे। बात अब तलाक तक पहुँच चुकी थी। मेरी मम्मी मेरे पापा के कदमों में बैठ कर कह रही थी भगवान के लिए मुझ पर जुम्र मत करो। अब मैं अपनी जवान बेटी को लेकर कहाँ जाऊँगी। लेकिन मेरे पापा किसी भी तरह अपने गुस्से को कम नहीं कर रहे थे। उन्होंने मेरी माँ के बालों को पकड़कर उठाया और तलाक के पेपर मेरी माँ के मुंह पर मारकर बाहर चले गए। जाते समय कह गए थे कि जब मैं वापस आऊँ तो तुम माँ बेटी मुझे इस घर में नज़र नहीं आनी चाहिए। मम्मी अब इस घर में जाने के लिए अपना और मेरा सामान पैक कर रही थी और मैं सोच सोच कर हैरान हो रही थी क्या जाने सब कैसे हो गया। हम तो अच्छी वाली ज़िंदगी जी रहे थे। मम्मी और पापा एक दूसरे के साथ खुश थे। वह मेरी माँ को तलाक कैसे दे सकते हैं। मैं जब पैदा हुई थी मुझे हर तरह से सहूलियत मौजूद थी। मेरी हर इच्छा को पूरा किया जाता था। खैर पापा का घर छोड़कर हमें हमेशा के लिए जा रहे थे। हम दोनों माँ बेटी बस स्टैंड पहुँच गए और फिर वहाँ से मम्मी ने मुझे मुंबई के लिए टिकट बुक कर लिया। मुझे शुरू से मुंबई जाने का बहुत शौक था। आज मेरी इच्छा पूरी हो रही थी, मगर ऐसी हालत में आंखों से आंसू टपके जा रहे थे। मेरा दिल किसी अनहोनी से डर रहा था। ना जाने हम माँ बेटी कहाँ जाकर रहेंगे, हमारा सहारा कहाँ होगा, कहीं जगह मिलेगी या नहीं, या फिर सड़क पर ही सोना पड़ेगा। मुझे गहरी सोचों में डूबकर देख खड़ा। मम्मी कहने लगी क्या बात है काजल, क्या सोच रही। मैं बोली मम्मी मैंने तो सोचा था कि हम राजस्थान जाएंगे जहाँ मामा का घर है राजस्थान में, मगर आपने तो सीधा मुंबई जाने का फैसला कर लिया। मम्मी मेरे सर पर हाथ रख के मुस्कुराकर बोली हम किसी का बोझ नहीं बनेंगे। अगर मैं तुम्हारी नानी के घर जाती तो वहाँ कौन था, मेरे माता पिता मौजूद नहीं तो जो मुझे देखकर खुश हो जाते। इस घर में मेरे 3 भाइयों की पत्नियां जो हम दोनों को वहाँ पे नौकरानी बनाकर रखते हैं। मैंने ऐसी ज़िंदगी तो नहीं सोची थी तुम्हारे लिए। अगर मैं अकेली होती तो अपने भाभीियों के छोटे बर्तन धोने को तैयार थी। कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं होती। मैं अपनी माँ की तरफ बहुत गौर से देखा। मेरी माँ कितनी महान औरत थी, मेरे लिए बड़ी कुर्बानी देने से भला मेरे पापा ने तलाक क्यों दे दी। मैं सोचने लगी कि पापा ने बहुत गलत किया। पापा को ऐसा करना नहीं चाहिए था। कम से कम पापा को मेरे बारे में सोचना चाहिए था। कुछ ही देर बाद हम मुंबई पहुंच गए। मम्मी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं बोली मम्मी हम कहाँ जाएंगे। मम्मी ने उसी समय मेरे बात का कोई जवाब नहीं दिया। रिक्शे को हाथ से इशारे से रोक लिया। न जाने हम किस मंजिल की तरफ बढ़ रहे थे। मम्मी ने रिक्शा वाले को एड्रेस समझा दिया। मैंने मम्मी की तरफ देखा। मम्मी का एड्रेस कैसे मालूम था। हम एक सुनसान इलाके में आगे बढ़े। मम्मी ने रिक्शे वाले को किराया दिया, फिर एक घर की तरफ बढ़ते गए। घर बहुत ज़्यादा बड़ा लग रहा था। घर के दरवाजे में 50-55 साल का मर्द खड़ा था। मेरी माँ को देखकर मुस्कुराने लगा और बोला आपसे हमें अपनी सेवा का मौका दिया। माँ बहुत खुशी खुशी हुई थी। फिर उसने मेरी माँ की तरफ चाबियां बढ़ा दी। मम्मी ने भी मुस्कुराकर अपने हाथ का सहारा का अपनी मुलाकात होती रही। वह आदमी मुस्कुराकर मम्मी को देख रहा था। मैं इन बातों को बड़ी अच्छी तरह से समझती थी। वह आदमी आने वाला लगा, फिर थोड़ा रुककर बोला मैं आपके लिए कुछ खाने पीने का इंतजाम करता हूँ। मम्मी ने सिर हिला दिया और घर का दरवाजा खोलकर अंदर आ गई। घर तो मेरे पापा के घर से भी ज़्यादा खूबसूरत है। आप फर्नीचर देखा तो हैरान रह गए। मम्मी मुस्कुराई। मैं बोली मम्मी किसका घर है, आदमी कौन है। मम्मी कहने लगी आदमी तो कोई भी हो, इससे तुमसे कोई मतलब नहीं है, बस इतना समझो ये घर हमारा है। मैंने सर हिला दिया। लगभग 1 घंटे के बाद वो आदमी बहुत से खाने की चीज़ें लेकर आया। मैं दरवाजे से ही पकड़ लिया, उस आदमी को वापस भेज दिया। बहुत जोर से भूख लगी थी, इसलिए मैं जैसे ही मम्मी ने खाना प्लेट में डाला मैं जल्दी जल्दी खाने के लिए बैठी। मम्मी ने मेरे सर पर हाथ फेरा, बोली मैं तुझे कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगी। मैंने मम्मी के चेहरे की तरफ देखती रही। मम्मी कितनी खुश थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मम्मी कहने लगी काजल कुछ दिन हम बहुत सी सब्र से काम लेना होगा, पता नहीं आने वाले कल हमारे लिए कैसा होगा। हालात हमारे लिए आसान भी नहीं हो सकता है, हमारे लिए मुश्किल भी हो क्या नहीं। 2 वक्त की रोटियां भी हमें मिल सकती हैं नहीं, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं तुम्हारे लिए किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होने दूं, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। मम्मी मुझे ऐसा क्यों कह रही थी। हम बहुत ही सख्त हालात का सामना करना पड़ेगा। हो सकता है कुछ खाने को मिले या नहीं, लेकिन यहाँ तो कदम रखते ही हमारे रहने का इंतजाम हो गया, साथ ही साथ हम बहुत अच्छा खाना भी मिल गया। क्या मम्मी ऐसा सब कुछ जानबूझ के कह रही थी। ये सब बातें सोचकर मैं परेशान हो रही थी, मगर फिर हम दोनों की जिंदगी में बहुत से मोड़ लिए। मम्मी एक नौकरी करने लगी। मैंने उस नौकरी के बारे में पूछा तो कहने लगी कि एक स्कूल में टीचर की जॉब मिली है। यह भी इस बात का सच मान लिया और वह सच कह रही थी। कुछ दिन गुजरे तो मम्मी ने मेरा एडमिशन बहुत ही अच्छी स्कूल में करवा दिया, जिसके बाद मैं सुनकर हैरान थी। जिस लड़की की माँ छोटी सी स्कूल में टीचर है, इतनी बड़ी फीस कैसे भर सकती है। मैंने मम्मी से कहा कि मैं इतनी बड़ी स्कूल में नहीं जाऊंगी, आप मुझे किसी छोटे मोटे स्कूल में एडमिशन करवा दो। मम्मी ने मुझे समझाया कि तुम एक अच्छे स्कूल में पढ़ोगी और तुम इस काबिल बनोगी, तुम अपने पैरों पर खड़ी हो सकोगी। कल कोई तुम्हें मुंह पर यह ना कहे कि मेरे घर से निकल
जाओ, क्योंकि तुम खुद इस काबिल बनोगी और अपनी जिम्मेदारी खुद उठाओगी, ना किसी के घर पर किसी की बॉस बनकर रहोगी। मम्मी की बातें सुनकर मैं सर हिला दिया। मेरी दाखिला बहुत ही अच्छी स्कूल में हो गया, मैं स्कूल भी जाने लगी, जिंदगी रूटीन आ गई, सब कुछ अच्छा ही था। लेकिन कहते हैं ना कि तूफान आने से पहले एक ऐसी खामोशी होती है, क्या खामोशी छपी तबाही कोई इंसान देख नहीं सकता। मम्मी दोपहर 2 बजे घर वापस आ रही थी, मगर आज जब मैं स्कूल से वापस आई तो घर का दरवाजा बंद था। शुक्र था कि मेरे पास दूसरी चाबी थी। मैं दरवाजा खोलकर अंदर आ गई। भूख से मेरा बुरा हाल हो रहा था, इससे कुछ सामान पड़ा था मगर मुझे कुछ खाने का दिल नहीं कर रहा था। मम्मी की चिंता में खुलती जा रही थी। मैं मम्मी को वापसी के लिए रो रो कर दुआएं कर रही थी। दिन तो ऐसे ही गुजर गया। रात के 8 बज गए थे मगर मम्मी वापस नहीं आए। फिर रात को 1 बजे तो घर का दरवाजा खोलती आवाज़ आई। मैं भाग कर दरवाजे के पास मुझे सामने मम्मी खड़ी थी, बहुत ज़्यादा खुश लग रही थी। मैंने आज फिर उनसे पीछा उस आदमी को देखा जिसने उस दिन इस घर की चाबियां दी थी। वह दरवाजे से वापस लौट गया। मम्मी मुस्कुराती हुई घर के अंदर दाखिल हुए। मैं गुस्से से फट गई। मैं बोली, मम्मी आप कहाँ थी? मेरा कुछ को ख्याल हो, मैं आपका कब से इंतजार में पागल हुई जा रही थी। मम्मी कहने लगी, काजल इतने मोटे मोटे आंसू बहाकर मेरी खुशियाँ खराब मत करो। आज मुझे घर आने में इसलिए देर हो गई क्योंकि मुझे एक बहुत बड़ी होटल में मैनेजर की जॉब मिल गई है। अब हमारे दिन और भी ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे, मेरी तनख्वाह बहुत अच्छी हो जाएगी, मैं दुनिया जहाँ की खुशियाँ तुम्हारे कदमों में कर दूंगी। मैं बोली, मम्मी आपसे पहले मुझे किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी। मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस आपका साथ चाहिए। मम्मी बहुत खुश लग रही थी। मुझे इस बात की बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई थी क्योंकि मम्मी ने मुझे बताया कि अब वो हर रात लेट वापस आया करेंगी। स्कूल 2 बजे छुट्टी हो जाती थी, मगर होटल रात को 8 बजे तक ड्यूटी देनी होगी, इसलिए उन्होंने मेरे लिए एक काम वाली का इंतजाम कर दिया। इस बात में मैं बहुत शोर मचाया। मम्मी पहले मुझे मेरा बाप छीन लिया, अब मेरी माँ भी दूर कर दी। एक नौकरानी के साथ सारी जिंदगी कैसे बसर करूंगी? मम्मी के चेहरे पर आज पहली बार मुझे दुख नजर आया। वो कहने लगी, मैंने तुमसे तुम्हारा बाप क्या छीना है? तुम अपने बाप के लगाए इल्जाम को सच मानती हो या तुम्हें लगता है कि मैं गलत थी? मैंने ना में ऐसे सर हिला दिया। मैं बोली, मम्मी मैं आप पर कभी भी शक नहीं कर सकती, मैं तो बस आपकी जॉब की वजह से परेशान हूँ। मम्मी चुपचाप अपने कमरे में चली गई। जब भी मेरे लिए अतीत की बातें ताज़ा हो गई। मुझे आज भी वह दिन याद आ गया जब पापा ने मम्मी को तलाक दी थी। पापा ने मम्मी से कहा था कि तुम एक चरित्रहीन हो रहा तो गलत। वह तस्वीर किसकी थी जो मम्मी ने उसी समय जला दी थी? जब हम मुंबई आ गए तब से मम्मी के रंग ढंग बदल गए। मम्मी को यहाँ किसी को जानती भी नहीं थी। फिर वह कौन था जो हमारे लिए सब कुछ कर रहा था? वह आदमी भला कौन है जो मम्मी के साथ मुझे अक्सर नजर आता है? जब अब मैं जवान हो चुकी थी इसलिए मेरी सोच का पैमाना फैलता ही जा रहा था। दिल में ऐसे ख्याल आ रहे थे जिसको सोच कर मेरी उम्र लग रही थी। अब जिंदगी एक नया इम्तिहान शुरू हो गया था। मम्मी बहुत ज़्यादा बिजी रहने लगी। मेरी 10वीं क्लास का एग्जाम सर पर था, सर खुजलाने का फुर्सत नहीं था। इतने दिन गुजर जाते थे, मम्मी से बात भी नहीं हो पाती थी। मेरा एग्जाम खत्म हुए एक दिन मम्मी जब काम से वापस आई तो मैं बहुत थकी हुई थी। मैंने बोला, मम्मी यहाँ पर जॉब छोड़ दो, मेरा आपके बगैर दिल नहीं लगता। तब मम्मी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, काजल तुम्हें पता है क्या, दूसरे देशों में जब बच्चों के एग्जाम फ्री हो जाते हैं तो वह समर को जाने के लिए छोटे मोटे जॉब करने लगते हैं। इससे उनको जॉब का आइडिया हो जाता है। अगर तुम्हें यह सब आइडिया अच्छा लगे तो बताओ, मैं तुम्हारे लिए होटल में जॉब निकलवा दूं। मुझे भी मम्मी के साथ होटल में जॉब करने का शौक था, इसलिए मैंने भी हामी भर ली। अब बोली, मम्मी बहुत ही अच्छी बात है। फिर मेरी और मम्मी खुश हो गई। मैं अगले दिन से मम्मी के साथ होटल में जॉब के लिए बात कर ली क्योंकि 2-3 दिन में मम्मी के साथ होटल आने लगी। उस होटल में बहुत बड़ा ही सम्मान करते थे। मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था, इसलिए मुझे बेटर की जॉब मिल गई। मैं बहुत मेहनत और ईमानदारी से काम किया करती थी। जिंदगी एक नया पहलू मेरे सामने खुला था। यहाँ पर काम करने वाली बहुत सी लड़कियां अपने घर के हालात की वजह से होटल में मौजूद थी, जो अपने घर का खर्चा निकालने के लिए सारी जिम्मेदारी उनके ऊपर थी। बहुत सारी लड़कियां से दोस्त भी बनी। हम सब मिलकर लंच किया करते थे। मम्मी भी मेरे काम से बहुत खुश थी। वह कहती थी, बेटा मुझे इस बात पर गर्व है कि तुम सबके साथ घुल मिल करो। तुम्हारा कुछ दोस्ताना व्यवहार मुझे पसंद आया। तुमको भी किसी पर रोप नहीं करती थी। तुम एक मैनेजर की बेटी हो। मम्मी की बातें सुनकर मैं मुस्कुरा गई। एक दिन मम्मी मेरे पास आई और कहने लगी, काचला सफाई वाली नहीं आई है, हमें फौरन 10 नंबर कमरा साफ करना है, उसकी सफाई कर दो। मैं किसी और को नहीं कहना चाहती क्योंकि वह रूम बहुत स्पेशल रूम है। मैं बोली कि मम्मी मैं कर दूंगी। मैं जाने लगी। मम्मी ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे रोक लिया और कहने लगी, बेटा इस बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि रूम तुमने साफ किया है, क्योंकि इस रूम की सफाई करने में जो लड़की है उसकी माँ की तबीयत अचानक खराब हो गई है तो वह घर चली गई। इस रूम की मालिक किसी और की सफाई पसंद नहीं आती। अगर उसने पता चल गया तो उसके रूम की सफाई किसी और लड़की ने की तो बाबला मचा देगा। होटल का मालिक मैं बिल्कुल नहीं चाहेगा कि उसके कस्टमर नाराज हो। मुझे मम्मी की बात वह सुनकर सन्न रहेगी। मैंने सोचा सफाई करने में कोई परेशानी क्यों होगी, फिर मम्मी ऐसा क्यों कह रही है। मैंने कमरे के अंदर चली गई। मैं बड़े आराम से उस कमरे को देख रही थी कि कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ से काम शुरू करूँ। अचानक कि मेरे पूरे कमरे में अंधेरा छा गया। तभी मुझे किसी मजबूत हाथों ने गिरफ्त महसूस हुआ। फिर मुझ पर हाथ रखकर मेरे
ओठों से कर मेरी चीख दबा दी और फिर कयामत बीत गई। खिड़की से आई रोशनी मैंने उस आदमी का चेहरा देखा। बड़ी बड़ी मूंछों वाला कोई 40 साल का आदमी था। मेरे ऊपर क्या कयामत बीत रही थी बाहर किसी को कुछ भी नहीं पता चल रहा था। वह आदमी जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी वह अपना काम करने के बाद कमरे से निकल गया और फिर उसके बाद मैं कमरे से बाहर आई। मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। मम्मी ने मुझे देखा तो हाथ पकड़कर एक कमरे में ले गई। बोली, काजल तुम इतना घबराई हो क्यों? मैं रोती हूँ मम्मी को सारी बात बता दी। मुझे यह पता चल गया था कि मम्मी को जब इस बात का पता चलेगा तो वो पूरे होटल को सर्व उठा लेंगे। सीसीटीवी कैमरे सारी रिकॉर्ड चेक कर आखिर उस कमरे में मुझसे पहले कौन गया वो मेरे मुजरिम को सख्त से सख्त सजा दिलवाएंगी। मगर मम्मी मेरी बात सुनती मेरे मुंह पर हाथ रख दिया और काजल कहने लगी, काजल तुम्हें मेरे सर की कसम इस बात को किसी के सामने मत बोलना। इस बात को भूल जाओ। अगर वह आदमी खुल गया आपको हमारे हाथ बदनामी के अलावा कुछ नहीं होगा। हम दोनों बदनाम हो जाएंगे। लोग मर्द को कसूरवार नहीं ठहराएंगे। तुम ही सवाल जवाब के घेरे में आ जाओगी। आखिर तुम उस कमरे में क्यों गई थी? मम्मी की बातें सुनकर मैं डर गई इसलिए मैं चुप हो गई। मम्मी ने होटल में मेरी तबीयत खराब होने का बहाना किया और मुझे अपने साथ अस्पताल ले गए। उन्होंने मेरा मेडिकल करवाया जिससे यह साबित हो गया कि मेरे साथ बहुत बड़ा जुल्म हुआ है। मैं बोली कि हमें पुलिस स्टेशन चलना चाहिए। मम्मी कहने लगी, मैं तुम्हें ऐसे ऐसे सवाल करेंगी कि तुम सर में से पानी पानी हो जाओगी। बेहतर है कि चुप हो जाओ। हम दोनों माँ बेटी घर आ गए। मैं अपने कमरे में चली गई और लेट कर अपनी बेबसी के बारे में सोचने में कितनी बेबस थी कि मुजरिम को यह सब करने से रोक नहीं पाई और वह सजा नहीं दिलवा पाई। वो आदमी आज़ादी से घूम रहा है। अगर मैं आवाज़ उठाती तो जेल की सलाखों के पीछे होता। मगर मैं क्या करती? मम्मी ने मुझे कह दिया था कि वह अपने तरीके से इस बात का पता कर लेंगी। तुम किसी के सामने मुंह मत खोलना। मैं खुद की मुजरिम को सजा दिलवाओ। बस तुम सब्र करो, भगवान से प्रार्थना करो। मैं तुम्हारे मुजरिम को जल्दी जल्दी पकड़वा लूंगी। मैं भगवान से रो रो कर प्रार्थना करती थी कि मेरे मुजरिम को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। मैंने मम्मी से कहा मुजरिम पकड़ा जाए तो मेरे सामने बेनकाब करना। मगर मैं कहाँ जानती थी कि मुजरिम की असलियत जानने के बाद रिश्ते से भरोसा उठ जाएगा। एक रात में नींद नहीं आ रही थी। मैं बहुत ज़्यादा बेचैन हो रही थी। मैंने सोचा कि मम्मी के कमरे में चली जाऊँ, उनसे बात करूँ, उन्हें बताऊँ कि मैं कितनी तकलीफ से गुजर रही हूँ। इसीलिए मैं मम्मी के कमरे की तरफ बढ़ने लगी। मैं दरवाजे पर पहुंची तो मुझे अंदर से मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। एक बढ़ते हुए कदम एकदम रुक गया। उसी समय मम्मी के कमरे से मर्दाना आवाज़ आना बंद हो गया। मैं अंदर झाँक कर देखा तो सांस लेना भूल गई। मेरे तो होश उड़ गए। कमरे में कोई और नहीं बल्कि वही मौजूद था जिसने मेरी इज्जत की धज्जियाँ उड़ा दी थी। साथ वो आदमी जिसने पहले दिन घर की चाबियाँ मम्मी के हाथ में दी थी और फिर उसके बाद वह बहुत से मौके पर मुझे मम्मी के आसपास नजर आया। मैं झटके से मम्मी के कमरे का दरवाजा खोला, अंदर दाखिल हुई। अब उन तीनों का नज़र मुझ पर पड़ी। वह घबरा गया और मैं अपने मुजरिम के सामने खड़ी उसका ग्रेबान पकड़ लिया और फिर उसके मुंह पर थप्पड़ों की बारिश कर दी। मैं बोली, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? दूसरा आदमी मेरे मुजरिम को मारता हुआ गिरेबान से बाहर पकड़कर बाहर ले गया जबकि मैं मम्मी के कमरे में ही रह गई। मम्मी मुझसे नज़र चुरा रही थी। पूरी रात 2 बज रहे थे। इस समय मेरा यह अब कमरे में क्यों बैठा है? आपने अब तक इसे सजा क्यों नहीं दिलवाई? मम्मी की आंखों से आंसू आ गए जबकि तुमने अपनी माँ के चेहरे उनके आंसू से ज़्यादा पूरे वजूद में बहुत ज़्यादा नफरत हो रही थी। मम्मी कहने लगी, काजल मेरी शादी बहुत कम उम्र में थी। जब मैं केवल 15 साल की थी तब मुझे तुम्हारे पापा की दुल्हन बनाकर विदा कर दिया गया। मैं अपने माता पिता को घर छोड़ने पर बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। मगर क्या करती, मेरे माता पिता ने कहा, मैं वैसा ही किया। मेरे माँ बाप बहुत अमीर थे मगर उन्होंने मुझे कोई दो लंबा चौड़ा दहेज नहीं दिया था, बस थोड़ा सा सामान दिया था। मेरे माता पिता दहेज लेने और देने के सख्त खिलाफ थे। इस बात का दुख तुम्हारे बाप को बहुत था। एक दिन तुम्हारा बाप कहने लगा, मैं तुमसे शादी पैसे दहेज की खातिर की थी मगर तुम तो खाली हाथ मेरे माथे मर दी गई है। तुम अपने माँ बाप से के घर जाओ, अपने माँ बाप को गाड़ी के लिए कहो। मैं तुम्हारे बाप को मना किया, यह सब ठीक नहीं है, लेकिन तुम्हारे बाप ने मुझे तलाक की धमकी दी। मैं अपने पापा के पास गई, उन्हें सारी बात बताया। पापा कहने लगे, मेरे पापा कहने लगे, बेटी मुझे माफ कर दो, मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई तुम्हारे लिए कि एक ऐसे लाचारी आदमी को चुन लिया। मैं चुपचाप रही तो पापा बोलने लगे, अगर मैं तुम्हारे पति की बात मान लेती हूँ, आज मान ली तो अगली बार फिर मेरे पास भेजोगा, तुम्हें एकदम से भिखारन बना देगा। मैं पूरी जिंदगी तुम्हें यहाँ से सामान मांगता रहेगा और अब उसकी डिमांड पूरी करते रहेंगे। मर जाएंगे, हमारे मरने के बाद क्या होगा? तुम्हारे भाई ये सब करेंगे? हरगिज नहीं। जब तुम्हारी जिंदगी तुम्हारा पति नर्क बना देगा, तुम्हें आज उसको जाकर मना कर दो। पापा की बात मुझे समझ में आ गई, मैंने ऐसा ही किया। तुम्हारा बाप बहुत ही बेशरम इंसान था, बात सच में तलाक तक आ गई। मेरे पास उसकी डिमांड मान ली। तुम्हारे बाप ने जो ऐश करता था वह तमाम चीज़ें मेरे बाप के घर से आती थी। फिर मम्मी पापा की डेथ हो गई। फिर एक दिन तुम्हारे बाप ने लंबी चौड़ी लिस्ट मुझे थमाकर मेरे भाइयों के पास भेज दी। मेरे भाइयों ने अब तुम्हारे बाप की डिमांड पूरी करने से मना कर दी। तुम्हारे बाप ने मुझ पर जल्दबाजी का इल्ज़ाम, तलाक, वह तस्वीर जो उस दिन मैंने जला दी थी, तुम्हारे बाप ने मेरी और किसी गैर मर्द की एक साथ बनाई हुई थी, वह सब झूठी थी। मुझे मेरे भाइयों को ब्लैकमेल करना चाह रहा था। मगर
अब मैं थक चुकी थी, इसलिए मैंने वह तस्वीर जला दी जिसे तुम्हारे बाप ने मुझे तलाक देकर घर से निकाल दिया। अब मैं अपने भाइयों को फ़ोन करके बताया तो बोले कि हमारे पास मत आना, इसलिए मैं तुमसे कहा कि पता नहीं हम कहाँ रहने जाएंगे, एक जगह मिलेगी या नहीं। मगर तभी मुझे एक अनजान नंबर से फ़ोन आया। पता चला कि वह हमारा बहुत पुराना नौकर था। उसने मुझे बताया कि मेरे पापा मरने से पहले मुंबई वाला घर मेरे नाम कर दिया है और साथ ही मुंबई की 2 दुकानें मेरे नाम की। मेरे पापा ने मेरे भाइयों से छुप कर जायदाद मेरे नाम किए थे और हमारे पुराने नौकर को पेपर दे दिए थे। अगर कभी भविष्य में मेरी बेटी पर कोई खतरा है तो यह पेपर मेरी बेटी को दे देना। मैं दुकानों के किराए से तुम्हें अच्छे स्कूल में शिक्षा दिलाई, तुम्हारे साथ यह सब हादसा हुआ तो मैं डर गई तुम्हारे लिए, इसलिए खामोशी रहने के लिए कहा कि वहाँ की चाबी तो सिर्फ मेरे पास मौजूद थी, तुम्हारे आने से पहले वो कौन आ सकता। मैं अपने तरीके से मालूमात की, अपने पापा के नौकर विनोद का काम सौंप दिया। आज मैं तुम्हारे मुजरिम को सामने ले आई है। तुम्हारे सगे बाप का भेजा हुआ आदमी था, उसे पता चल गया था कि मेरे बाप ने मेरे नाम जायदाद कर दी है और मैं उसके बगैर बहुत अच्छी जिंदगी गुजर रही थी। तुम्हारे बाप को यह बर्दाश्त नहीं हो रहा था, वह मुझे बर्बाद करना चाहता था, इसलिए उसने अपनी बेटी की इज्जत खराब करवा दी, सिर्फ इसलिए कि मुझे नीचे दिखा सके। मैं मम्मी की बातें सुनकर हैरान थी। मम्मी ने मुझे बताया कि तुम्हारे मुजरिम को मैंने पुलिस के हवाले कर दिया है। अगले दिन मैं थाने गई, तभी मम्मी की बातों की जांच हुई। मम्मी जो कहा था एक एक शब्द सच था। वह आदमी मेरे बाप का भेजा हुआ था। मुझे कोई विश्वास नहीं हो रहा था कोई इंसान इस हद तक गिर सकता है। मेरे मुजरिम को कानूनी सजा दी, मेरे बाप को भगवान ने सजा दी। उसे पैरालाइज हो गया और वह बिस्तर पर पड़ा हुआ था, उसे देखभाल करने का कोई भी नहीं था। मेरे मुजरिम को भी सजा मिल गई। मैं बेबस थी, मैं परेशान थी, उसकी भरपाई कौन करेगा। मेरा बाप, मेरा सगा बाप जो मेरा रक्षक था, वह मेरा भक्षक निकला, तो फिर किसके ऊपर भरोसा करूं। मेरा दिल करता था कि मैं अपने बाप के पास जाऊं और उससे पूछूं कि तुमने मेरे साथ ऐसा जुल्म क्यों किया। मैं तो तुम्हारी सगी बेटी थी, बेटियों को लोग जान से ज्यादा प्यार करते हैं। मैं अपने दिल का बोझ उठाना चाहती थी, लेकिन मेरा दिल बिल्कुल भी नहीं करता था कि मैं उस इंसान का चेहरा देखूं। मैंने खुद को कमरे में बंद कर लिया, पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान हटा लिया और फिर एक दिन मम्मी ने मुझे समझाया, उसने उस इंसान के लिए अपनी ज़िंदगी बर्बाद करो। मैं मानती हूँ कि तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा जुल्म हुआ है, उसे बोला तुम्हारे लिए आसान नहीं है, इसलिए अगर उसको याद करोगे तो ज़िंदगी आगे कैसे बढ़ोगी। मैं कहती हूँ आने वाले क़यामत को भूल जाओ, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो। मम्मी की बातें मेरे दिमाग में असर हुई। मैंने अपनी पढ़ाई जारी रखी और पूरी लगन से अपनी पढ़ाई की। आज मैं एक कामयाब वकील हूँ। मेरे पास लड़कियों के ऊपर जुर्म के जो भी मामले आते हैं मैं उसे पूरी मेहनत से और लगन से लेती हूँ, उनकी फीस भी नहीं लेती। उन लड़कियों को पूरा इंसाफ दिलाती हूँ जो उनके मुजरिम को सख्त से सख्त सजा दिलवाती हूँ। मेरे नाना के पुराने विनोद नौकर हैं, जब मम्मी का सहारा बने थे उनके अपने बेटे का हाथ मांगा। मैं दर्शन को सारी हकीकत बता दी, मैं अंधेरे में नहीं रखना चाहती थी। सब कुछ जानने के बाद उन्होंने मुझे स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि जो कुछ हुआ वो कहना तुम्हारा कोई दोस्त नहीं था, अब तुम्हारे साथ सब कुछ अच्छा होगा। तुम उस समय बचपन था, आज से 12 साल पहले हुआ हो, मुझे उसको ज़िंदगी दोहराना नहीं है। मैं तुम्हारे साथ खुश रहूँगा। मुझे भी दर्शन की बातों पर विश्वास था। मैं खुशी खुशी दर्शन से शादी कर ली। आज मैं अपने बाप से बहुत खुश हूँ। मेरी माँ कभी पलट कर मेरे बाप को नहीं देखा कि वह मर गया जिंदा है। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई। कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और हाँ नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले अपडेट आपको मिल सके।